हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के फिज़िक्स के 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी, मैथ्स, ठीक है, और बाकी पेपर 1, पेपर 2 के बायो, केमिस्ट्री सबकी। तो आप चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, a 700 gram solid cube having an edge of length 10 centimeter float in a water. How much volume of the cube is outside the water? डेंसिटी ऑफ द वाटर दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस उसमें गाइस देखो क्या है कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि भाई आप मान लो कोई भी ये वो है बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी क्यूब जितना भी फ्लोट करेगा, मान लो फ्लोट कब करेगा, जब ये जो क्यूब की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये अपवर्ड थ्रस्ट जो होता है ये फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, इसने दिया क्या है कि एक सॉलिड क्यूब है जो कि 700 ग्राम का है। ठीक है, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ वाटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी है, तो इसलिए 700 ग्राम को भी हम लिख सकते हैं 0.7 किलोग्राम। ठीक है, या फिर यूनिट सेम कर लीजिए, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। तो उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर है जो कि पानी के अंदर फ्लोट करता है। तो पानी की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं। क्यूब है, क्यूब का मास कितना है, 700 ग्राम। सो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, वाटर की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है जिसका मास कितना है, 700 ग्राम है। ठीक है, और वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो क्या आ जाएगी, मास कितना है 700 अपॉन कितना 1। ठीक है, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये आ गई। नाउ जो क्यूब है उसको क्या करना चाहिए, क्यूब नीड्स टू बी 700 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पानी के अंदर है। उसको इतना ही पानी को डिस्प्लेस करना है, ठीक है, वाटर को। ठीक है, उसी इतनी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करनी है। बट जो फुल वॉल्यूम है क्यूब की वो किसके बराबर आ जाएगी, ए क्यूब। ए क्या दे रखा है, 10। 10 क्या है, ये एज ऑफ लेंथ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब की वॉल्यूम निकालने का, ए क्यूब, तो इस इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम जो क्यूब आउटसाइड द वाटर होगी वो किसके बराबर होगी, this is equal to 1000 minus 700 equal to 300 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ओशियन एनर्जी इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ विंड, द टाइडल सिस्टम कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द टाइडल बेसिन। तो गाइस देखो क्या बोला है इसने कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जो ओशियन एनर्जी है वो प्रेफरेबल है टू दैट ऑफ विंड, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ओशियन एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, रेन्यूएबल ही होती, तो दोनों ही रेन्यूएबल एनर्जी है। बट जो विंड के अंदर जो पूरा उसका स्टेशन जो मतलब होता है, पूरा सेटअप जो करके होता है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे बर्ड्स वगैरह आते हैं ना, उनको भी इनके जो ब्लेड्स होते हैं ना, ऐसे कर करके जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं
इनको भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि जो ओशियन एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में पावर सप्लाई करती है। तो क्या है, ओशियन एनर्जी हमेशा प्रेफरेबल होती है टू दैट ऑफ विंड, ये बिल्कुल सही बात है। द टाइडल एनर्जी सिस्टम कैन हैव एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन द टाइडल बेसिन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट बतानी है। इनकरेक्ट इज नीदर 1 और 2, तो दोनों ही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी टाइडल एनर्जी का मैंने बताया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है किसमें, टाइडल बेसिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेगा इस, तो क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। सेम अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। विंड मिल्स आर ऑलवेज अनसाइटेडली एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। लिमिटेशंस जो नहीं है, यानी कि लिमिटेशंस नहीं है जो, वो हमें ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। सेकेंड इज wind power is not available all the time. They are hazardous for the wildlife. Then wind farms can be noisy. तो आंसर क्या आ जाएगा, जो लिमिटेशन नहीं है वो क्या है, विंड मिल आर ऑलवेज अनसाइटेडली एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। ठीक है, विंड पावर या विंड एनर्जी होती है जो विंड टर्बाइंस का यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। विंड पावर एक पॉपुलर सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत कम एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। देन अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है किसका, फॉसिल फ्यूल के साथ, तो यानी कि दिस इज़ बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और बाकी सारी क्या है, लिमिटेशन है, यानी कि विंड पावर इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, बिल्कुल सही बात है। दे आर हैजार्डस फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए तो है, क्योंकि जो कुछ होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, वो उनकी ब्लेड्स में कट जाते हैं आके, हैजार्डस इसलिए है। तो विंड फार्म नॉइज़ भी हो सकते हैं, सही बात है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, बाकी भी लिमिटेशंस को हम डिस्कस कर लेंगे। दैट इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो ही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगी, अदरवाइज नॉट। अगला है, इट प्रोड्यूस नॉइज पोल्यूशन करता है भाई। बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय फ्लाइंग इनटू रोटेशनल टर्बाइन ब्लेड्स। द ट्रैवल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ट्रैवल और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी हाई होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टर्म इम्पैंडिंग मोशन। इम्पैंडिंग मोशन क्या होता है, इम्पैंडिंग मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन होता है, ठीक है, जो टेक्स प्लेस होता है बट एक्चुअली में टेक्स प्लेस नहीं होता है अंडर अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, मान लो किसी चीज़ में फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस बॉडी है और उसका मोशन टेक्स प्लेस तो हो रहा है लेकिन एक्चुअली में टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है किसी, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट इज इम्पेंडिंग मोशन। तो आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उनमें से पता लगेगा, मोशन दैट वुड टेक्स प्लेस बट नॉट एक्चुअली, नहीं, दैट वुड टेक्स प्लेस बट डजंट एक्चुअली टेक्स प्लेस अंडर अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है तो एब्सेंट आएगा, तो इसका ऑप्शन विल बी डी, मोशन दैट टेक्स प्लेस बट नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट। ठीक है, जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन होता है डू नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, इट कम्स टू प्ले एज सून एज द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप ही नहीं होता है। ठीक है, कोई भी फोर्स अगर आपका कोई स्टैटिक फोर्स नहीं होगा जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन आ जाता है। देन कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द कंपोनेंट सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल, रिएक्शन बोलते हैं, पैरेलल होगा तो इट्स कॉल्ड द फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली अपोज करता है इम्पेंडिंग मोशन को। इम्पेंडिंग मोशन मीन द मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, सही बात है। ठीक है, इट इज़
परमानेंट मैग्नेट, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और इन्होंने नोट ही पूछा है, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है और इट इज़ परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। बेसिकली हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं परमानेंट, बट होता नहीं है। इसकी पोलैरिटी रिमूव कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जो गलत बात है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज़ परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हाउ मच टाइम विल इट टेक अ 3 किलोवाट इमर्शन रॉड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री, स्पेसिफिक हीट दे रखी है। इसी का क्वेश्चन सेम हमने कल भी कराया था, परसों भी कराया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू कितना, पावर इंटू टाइम, और Q क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे एम सी डेल्टा टी। हमने Q की वैल्यू पुट करी है, Q इज इक्वल टू P इंटू में T, ये वैल्यू पुट करी है, ठीक है। तो यहाँ पे P इंटू टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। देन पावर क्या है, पावर की बात करें, हाउ मच टाइम, अब इन्होंने टाइम पूछा है तो हम P इंटू टी की फॉर्म में इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में पूछा गया है। तो टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अपॉन पी, ठीक है। और मास कितना दिया गया है, मास बेसिकली किस चीज़ से आएगा, जो वॉल्यूम होता है ना, जैसे अगर मान लो 2 लीटर वाटर है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोग्राम ऑफ वाटर होगा, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए पावर तो क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 3 वॉट इन्होंने दे रखा है, और 3 वॉट, किलो वॉट को अगर वॉट में करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 3 वॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 लीटर है तो बेसिकली इक्वल टू 2 किलोग्राम के इक्वल लगा दो। स्पेसिफिक हीट दे ही रखी है, टेम्परेचर चेंज 60 माइनस 40, तो मास कितना आ जाएगा, 2 इंटू सी इज स्पेसिफिक 4.18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। एक बार अच्छे से लिख लो इसको, एक सेकेंड, ठीक है। T इज इक्वल टू मास 2 इंटू सी 4.18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी इज 60 माइनस 40 20 अपॉन पावर, पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो सेम स्टेटमेंट है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू 55.73 सेकेंड्स, ठीक है। ये था आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि इन द गैलीलियो टेलीस्कोप अ डैश लेंस इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्टिव और डैश इज यूज्ड एज अ आई पीस। जो गैलीलियो टेलीस्कोप होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है गाइस, ऑब्जेक्टिव, और आई पीस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट, और यहाँ पे कौन सा आता है, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये बेसिकली कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा जो ये कन्वर्ज करता है, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये है। तो गाइस एक बार मैं बता दूँ, इस चैनल पे बेसिकली हमारी बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, इतनी डिटेल में, इतने फाइन तरीके से जो समझाना होता है, इस चैनल के अलावा मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है, स्पेसिफिकली डीटर प्लस वी और केवीएस के लिए, ठीक है। बाकी होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इवन जो 2023 में भी जो अभी क्वेश्चंस पूछे थे वो भी मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी है, ट्रांसमिशन ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट कॉजेज द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ
एनर्जी, यानी कि जो अगर डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। देन ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज फॉर डीसी, डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। देन डीसी इज जनरली यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस, चेंजिंग द सेल्स, मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रॉन्ग, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इनर पोर्शन ऑफ द वायर, बिल्कुल सही बात है, ये वायर है, एक सेकेंड, क्या है कि जो ये मान लो वायर है, ठीक है, इसका जो इनर पोर्शन होता है तो मैक्सिमम पोर्शन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इनर पोर्शन के वायर से फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या है कि एन एलिवेटर वेइंग 500 kilogram is to be lifted up at a constant velocity of 0.2 meter per second, then what would be the minimum horsepower of the motor to be used? जी इसमें 9.8 दे रखा है एंड देर इज़ नो फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा कि जैसे एक एलिवेटर है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 500 किलोग्राम, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये 500 kg है, इसको लिफ्ट किया गया, वेलोसिटी इसमें दे रखी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनिमम हॉर्स पावर बतानी है कितना है ऑफ द मोटर टू बी यूज, अच्छा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वोट में बात होती है तो हमें उसको हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मिनिमम हॉर्स पावर बतानी है मोटर की जो कि यूज़ की जाएगी, जिसमें जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 लेनी है और नो फ्रिक्शनल लॉस नहीं हो रहा। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, और वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक सेकेंड, और साथ ही साथ क्या है कि जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और पावर की वैल्यू कितनी होती है, पावर सॉरी वर्क की क्या होती है एफ एस, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। फिर पावर इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, F इंटू वी। अब इसमें V क्या है 0.2 है, ठीक है। अब फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स को इज इक्वल टू mg, क्योंकि g की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो और मास भी दे रखा है 500 ग्राम, तो पावर किसके बराबर आ जाएगी mgv, ठीक है। P इज इक्वल टू 500 इंटू में 9.8 इंटू 0.2, ठीक है, अपॉन क्या, अपॉन कुछ नहीं, ठीक है, v, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो 500 इंटू 9.8 इंटू 0.2, ये अप्रॉक्स आ जाएगी, अप्रॉक्स क्या 980 वोट के बराबर आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। अगर 980 वोट के इक्वल ये आ जाएगी तो क्या होगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है, या फिर 1 वॉट इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर, ठीक है। और इतने वॉट 980 वॉट इज इक्वल टू 980 अपॉन 466 इक्वल टू 1.3 हॉर्स पावर, ठीक है, 1.3 हॉर्स पावर विल बी द आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। If we can count the number of the compression or the rarefaction that cross us the per unit time, we will get the dash of the sound wave. तो हमें क्या मिलेगी अगर हम नंबर ऑफ कंप्रेशन,
देखो कंप्रेशंस क्या होता है, हम जब भी साउंड वेव देखते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स में कैसे होती है, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर हल्की हल्की, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसीज मिलती है। यानी कि कभी कभार तो मान लो आप किसी को तेज आवाज दोगे, जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होंगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट, कभी तो इतनी क्लोज मूवमेंट, जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बोलने की, उतनी ज़्यादा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शंस और रेयरफेक्शंस होती रहेंगी। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं इसमें, अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम के अंदर अगर उसको काउंट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लॉन्गिट्यूडनल की वेव की यही है, इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एफ, देन द पावर इज इक्वल टू, ये तो सीधी सी बात है, पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, अपोजिट ऑफ पावर इज फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, आंसर नंबर बी। और अगला क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTEC। OTEC बेसिकली क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, नो। ओशन थर्मल एनर्जी कल्टिवेशन, रॉन्ग। ओशन थर्मल एनर्जी कल्टिवेशन नहीं होता, सॉरी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ही तो होता है, ठीक है, सही बात है ये। ओशन टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो दोनों गलत है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 80 grams goes upon being thrown vertically upward with the speed of 10 meter per second। हमारे पास क्या दिया गया है, हमें निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वी हैव टू फाइंड वर्क डन, जिसका मास क्या है, 80 ग्राम है, ठीक है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जिसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली इनिशियली वेलोसिटी हमें मतलब दी गई है u 10 मीटर, और v क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि फाइनल गिरने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v विल बी 0, u विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगा देंगे, देखो हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होती है, Fs cos थीटा, ठीक है, Fs cos थीटा। तो F कितना है, F इज इक्वल टू, हमें S निकालना है बेसिकली, ठीक है, हम इस फॉर्मूले से S निकाल देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला होता है ना। तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज 0 माइनस u स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g कितना देना है, g इज 10, 2g इंटू में s, ठीक है, क्या आ जाएगा, -100 अपॉन 20 इज इक्वल टू s, s विल बी -5, ठीक है। और इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे Fs cos थीटा, तो F क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है, मास कितना दे रखा है, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये देखो, एक तो पहली बात तो जैसे अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो s विल बी 5, ठीक है। अब इन्होंने जैसे दूसरे तरीके से दे रखा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है, W इक्वल टू Fs cos थीटा, ठीक है, या फिर और F की जगह आप क्या लगाओगे, cos थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है, F की जगह आप mg लगाओगे, W इज इक्वल टू mgs, ठीक है, और W इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है हमारे पास, मास इज 80 ग्राम्स, 80 ग्राम्स किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, g 10 और s हमारे पास 5 था,
0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 2 4 जा 8, तो W इज इक्वल टू 4.0 जूल. देन आंसर विल बी दिस. ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये हाइट ना उन्होंने निकाली है एफ एच कॉस थीटा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 14, what is the reading of the ammeter in the circuit given below. एमीटर की रीडिंग बतानी है. ठीक है. एमीटर बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर. देखो वोल्टेज कितनी है, V इज इक्वल टू 6 है. रेजिस्टेंस हमारे पास दिया गया है ये रहा, और इसका हमें क्या कहते हैं, एक मैग्नीट्यूड यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, और I की वैल्यू यानी कि एमीटर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें करंट पूछा गया बेसिकली. I इज इक्वल टू V बाय आर. अब V कितना है, 6 है. अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं. देखो यहाँ पे कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगा, एक सेकेंड, हाँ वो कैसे होगा, जैसे हम देखो शुरू से यहाँ से गए, पैरेलल कनेक्शन आ गया. पैरेलल कनेक्शन आ गया तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यानी कि 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 2, 1 बाय R. तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 बाय 2. पहले हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे. अब हम करेंगे इन तीनों का कैलकुलेट. ठीक है. यहाँ पे देखो ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड. पहले हम पैरेलल को देख लेते हैं. 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय आर. ठीक है. यहाँ का इक्विवेलेंट ले लेंगे. अब यहाँ पे R A1 A2 की बजाय मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, तो यहाँ पे देख लो 3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2. ठीक है. इज इक्वल टू 1 बाय आर. यहाँ पे R क्या आ जाएगा, इफेक्टिवली 3 बाय 2. इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों का 3 बाई 2 वैल्यू, 3 बाई 2, और ये तीसरे वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 प्लस दिस सीरीज में कनेक्टेड है ये पूरा, ये इफेक्टिव ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाय आर. ठीक है. अब 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 बटे 2 इज इक्वल टू 1 बाई आर. आर इज इक्वल टू 2 बाई 9. ठीक है. ये पूरा इफेक्टिवली कितना आ गया, 2 बाई 9, और ये कितना आया था, ये इफेक्टिवली दोनों आया था 1 बाई 2. अब इसका और इसका 2 पैरेलल में है. ठीक है. पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 2 कॉमन, 1 प्लस 1 इज 2. ठीक है. इज इक्वल टू 1 बाई आर, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई 1. तो इन दोनों का मिला के क्या हो गया 1. ये इन दोनों का मिला के ये था 1 बाई 2. इन तीनों का मिला के क्या आ गया 2 बाई 9. तो सबको सम कर दो क्योंकि अब सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो टोटल इफेक्टिवली रेजिस्टेंस विल बी 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 बाई 9. ठीक है. सॉरी 18, 9 प्लस 18 प्लस 4, अरे यार एक सेकेंड गाइस, देखो इसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक करी है शायद. हम बेसिकली अभी देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है. और हमें निकालना क्या है फाइनली, I की वैल्यू, I इज इक्वल टू V बाय आर. V दे रखा है 6 और नीचे R की वैल्यू हमें निकालनी है. तो R देखो 1 और 1, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है. पैरेलल है तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1. तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/r की वैल्यू आ जाएगी 2, तो r की वैल्यू 1/2, तो इन दोनों का 1/2। इन तीनों का लेंगे, ये दोनों कनेक्टेड हैं किस में, पैरेलल में, पैरेलल में है तो सॉल्व कर लो। 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/3 और 1/r, r की वैल्यू 3/2, और ये इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में, प्लस सीरीज में है तो r इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 9/2, ये r की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने 2/9 कर दिया था, ठीक है, उसको मिस्टेकली हमारे वो गलती रहेगी, तो r इज इक्वल टू 9/2, इन तीनों का आ गया 9/2। इन दोनों का सेम वही 1/2 + 1/2 + 1/2, 2/2, 1/r इज इक्वल टू 1, ठीक है, r इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 1। तो इफेक्टिवली अब देखेंगे 1/2 + 1 + 9/2 कितना आ जाएगा 1/2। अब सॉरी देखो ये फिर से मिस्टेक, यहाँ पे भी ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों को हमने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया, अब सीरीज में कनेक्टेड है, तो r इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये आया था कितना 1 प्लस ये 9/2, 9, 10, 11, 12, r इज इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था I इज इक्वल टू V/r इज इक्वल टू 6/6, तो इक्वल टू 1 एम्पियर। दिस विल बी आवर आंसर, 1 एम्पियर, ठीक है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ऑप्शंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ स्प्रिंग या कोलम्ब फोर्स। ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। कौन सा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी, इसके अंदर एनर्जी कंजर्व होकर रहती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, जबकि कोलम्ब फोर्स भी, इसके अंदर भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके अंदर नहीं है फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन जब भी होगा जो मोशन का अपोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not the limitation of biomass as a source of energy? Biomass is relatively expensive source for generating energy, both in terms of producing the biomass and converting it into ethanol. Then second option, the main ingredient of biofuel is that is ammonia is harmful to the environment. सही बात है। If the biomass is directly burned, it may contribute to the global warming and increase the emission, causing the environmental pollution. The biofuel is not the energy efficient as petrol. तो डी क्या है, नोट द लिमिटेशन, इन्होंने लिमिटेशंस नहीं पूछी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल, सही बात है, ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में निकलती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट पूछी है, बोथ आएगी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज डैश डिप्ड इनटू द fluid at rest, the fluid exert and dash force of buoyancy dash the weight of the fluid displaced fluid। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, जब भी बॉडी एक पार्शियली डिप्ड है, यानी कि मान लो ये पानी है और इसके अंदर आधी बॉडी ऊपर है और आधी पानी के अंदर है, जब पार्शियली डिप्ड होगी, जो फ्लूइड एक्सर्ट होगा, है फ्लूइड एक्सर्ट, वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड ऑफ बायोएंसी, बायोएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सर्ट जो वो होगा फ्लूइड होगा, अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोएंसी को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा,
एंड डैश द वेट ऑफ द वाटर, और इक्वल टू होगा किसके, इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है, पार्शियली या फुल्ली, ठीक है। बेसिकली जो भी मान लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है ये पानी है और इसके अंदर या तो कोई क्यूब या ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्ज हो या पार्शियली इमर्ज हो, तो जितना ये डूबेगा इसके अंदर उतना ही ये पानी को बाहर भी निकालेगा अपने वेट के हिसाब से, जो कि एफ भी दिया गया है ρ/g/v के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द आयरिस। स्टेटमेंट नंबर 1 है आयरिस इज द कलर्ड पार्ट दैट वी कैन सी, ठीक है, सही बात है भाई, ये कलर्ड पार्ट वही होता है। देन इन लो लाइट कंडीशंस में जो आयरिस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड द प्यूपिल, सही बात। अगर आप धूप में जाते हो बाहर एकदम से, आपकी आंखों में क्या है, आयरिस एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, और आयरिस नहीं, आयरिस प्यूपिल को एक्सटेंड करता है। फिर क्या है, इन द गुड लाइट कंडीशन आयरिस क्या होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बिल्कुल, कि जो जब लो लाइट कंडीशंस होगी जब तो क्या करेगा, प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो लाइट का ज़्यादा अमाउंट आँखों में आए, वो उसलिए एक्सपेंड करेगा। और जब लाइट के अंदर एकदम से आप ज़्यादा तेज़ रोशनी में धूप में बाहर निकलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि वो सोचेगा कम अमाउंट ऑफ लाइट मेरे अंदर आए, ठीक है। तो वो 3 ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट, तो आंसर विल बी 1 2 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन इज द डैश एंड द डैश ऑफ अ सिस्टम टेकन टुगेदर फॉर्म डैश। क्या करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों मिलके क्या बनाएंगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो सीक्वेंस यही होगी 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ऑल्सो लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।